गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 1 सितंबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला जो हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे वो देखेंगे एडुटेरिया का करंट अफेयर्स। और एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर्स। और उसके बाद अगर आज समय बचा तो फिर डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। क्योंकि बजट चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है और हम इसको आप लोगों को अच्छे से समझाना चाहते हैं बजट प्रक्रिया को, तो हो सकता है थोड़ा लंबा वीडियो बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बजट 2024-25 जो कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया। और ये मोदी की 3.0 जो है कि पहली बजट थी, अर्थात जो है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है। इसीलिए इसको जो है 3.0 या 3.0 कहा गया है। बजट की बात करें हम लोग तो बजट का जो है सबसे पहले बजट शब्द ये बुजट से बना हुआ है और बुजट से बना हुआ है। और बुजट जो है ये एक फ्रांसीसी शब्द की उत्पत्ति है और बुजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। एक्चुअल में बात ये है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं ये और वहाँ के वित्त मंत्री जो है बजट एक चमड़े के थैले में जो है कुछ कागजात रखकर ब्रिटेन के संसद में जो है प्रत्येक वर्ष जाते थे। तो इसी के चलते जो है वहाँ के सांसद जो है उनको कहने लगा कि जो बजट में कुछ लेकर जो वित्त मंत्री आए हुए हैं और इसी से प्रचलन चला बजट। यहाँ पर इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि बार बार एग्जामों में पूछा गया है, क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है? तो ये कहेंगे नहीं, बजट शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अपितु भारतीय संविधान में कहा गया है, संविधान के आर्टिकल 110 जो है इसमें आर्टिकल 110 में धन विधेयक से संबंधित बात की गई है और इसमें कहा गया है कि सरकार जो है एक वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी। तो एक वर्ष का लेखा जोखा का बात कहा गया है। बजट शब्द का कहीं पर भी भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। तो ये आप लोग जान लें। अब आते हैं वर्तमान संदर्भ में बात करें तो जो बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण द्वारा, इसमें जो है 4 विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत गरीबी, युवाओं, महिलाओं और अन्नदाता दैट मीन्स किसान, इन पर जो है जोर दिया गया है, ध्यान दिया गया है। और इस बजट का जो है इस बार की बजट का थीम जो है ये रोजगार, कौशल और MSME और मध्यम वर्ग, ये बजट का थीम था। रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग 2023 का ये जो बजट पूर्णकालिक बजट है, पूर्णकालिक बजट है, इसका थीम है। ये भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इससे पूर्व जो बजट पेश किया गया था वो पूर्णकालिक नहीं था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बजट में जो है क्या क्या प्रावधान है और कितने खर्च किए गए हैं। तो बजट 2024-25 के लिए GDP का ये 3,26,36,912 इतना जो है आकलन किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 से 10% अधिक
है ये बजट। बजट में अगर बात करें कुल प्राप्तियां और कुल खर्च के बारे में, तो कुल प्राप्तियों का अनुमान जो है ये है 48,20,512 करोड़ का। ये डाटा भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बिहार के एग्जामों में ये डाटा पूछ लिया जाता है। वहीं कुल खर्च की बात करें तो इसमें जो है खर्च में भी देखेंगे 48,20,512 करोड़ की जो है खर्च की जो है अनुमान भी इसमें लगाया गया है, लेकिन बाद में ये घट और बढ़ सकता है। अब आते हैं कुल प्राप्तियां जो हैं, ये कुल प्राप्तियों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां आती है। कुल प्राप्तियां दैट मीन्स जो सरकार प्राप्त करता है, जो आय सरकार को होता है उसको कुल प्राप्तियां कहते हैं। और सरकार को जो आय प्राप्त होता है वो दो प्रकार से होता है, राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट्स और पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल रिसिप्ट्स के तौर पर। तो पूंजीगत पहले राजस्व प्राप्तियां क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। अगर अभी जान लेंगे तो आपको विभिन्न एग्जामों में कभी भी इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो राजस्व प्राप्तियां जब हम बोलते हैं तो राजस्व प्राप्तियां के अंतर्गत जो है रखा जाता है कर राजस्व तथा इसी के अंतर्गत रखा जाता है गैर कर राजस्व। अब कर राजस्व क्या होता है, जैसे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, तो ये कर राजस्व की प्राप्तियां हुआ, ये कर राजस्व हुआ। वहीं पर गैर कर राजस्व जैसे कि लाभ, कहीं से लाभ हुआ, उसके बाद शुल्क या फीस, ब्याज की प्राप्तियां और विदेशों से अनुदान और सहायता, तो ये जो है गैर कर राजस्व के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब हम कुल प्राप्तियां बोलते हैं तो मतलब हमको सरकार को जो प्राप्त होता है तो दो तरह से प्राप्त होता है, धन यहाँ पर राजस्व प्राप्तियों के रूप में और दूसरा पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में। राजस्व प्राप्तियों के रूप को अगर हम डिफिनेशन के तौर पे बताएं तो एक वित्त वर्ष में ऐसी प्राप्तियां जिनके लौटाने का दायित्व सरकार पर नहीं होता है। तो ऐसी एक वित्त वर्ष में ऐसी प्राप्तियां जिनका कि लौटाने का सरकार इसको लौटाने के लिए उसका दायित्व नहीं था, मतलब सरकार इसको नहीं लौटाती है। जैसे कर से जो प्राप्त होता है सरकार उसको नहीं लौटाती है। तो कर में समझ गए प्रत्यक्ष कर में जैसे आयकर और निगम कर, यहाँ पर इसको भी हम क्लियरिफाई आपको कर दें। एक बार अगर आप समझ गए इस चीज को तो फिर जो है प्रत्येक साल अगर बजट आता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें हम बात कर रहे थे कर राजस्व और गैर कर राजस्व, और कर राजस्व के अंतर्गत जो है हम लोग प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के रूप में देखें तो प्रत्यक्ष कर में जो है आयकर जो कि विभिन्न व्यक्तियों पर लगता है, और निगम कर
ये जो है आता है। वहीं पर जो है अप्रत्यक्ष कर में, जिसको कि गैर कर राजस्व भी बोलते हैं, गैर कर राजस्व में अप्रत्यक्ष कर आता है। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत हम लोग जीएसटी अभी वर्तमान में रखते हैं। तो इससे जो प्राप्त होता है उसको राजस्व प्राप्तियां कहा जाता है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में डिटेल्स जानते हैं। इस चीज को अभी आप लोग गांठ बांध लेंगे। अब पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में जानते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत जो है ये आता है सरकारी प्रतिभूति दैट मीन्स सरकारी बॉन्ड। सरकार जो है एक बॉन्ड जारी करता है और उस बॉन्ड को जो बैंक या विभिन्न व्यक्ति खरीद सकता है। तो चूंकि ये जो है सरकार अपनी पूंजी के रूप में इसको जो है क्रिएट करती है, इसलिए इसको पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। जबकि राजस्व प्राप्तियां में जो होता है उसमें सरकार की जो है वो पूंजी को क्रिएट करने के लिए नहीं करती, अभी तो सरकार जो है बोली कि टैक्स हम लेंगे और टैक्स उससे जो है प्राप्त करती है। ये हुआ। उसके बाद वही गैर कर राजस्व में भी इसी तरह हुआ। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार जो है कैपिटल को, पूंजी को जो है निर्माण करती है। इसमें जो है पूंजी का निर्माण होता है, इसलिए इसको पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। सरकारी प्रतिभूति हो गया, उसके बाद पेंशन फंड हो गया। पेंशन फंड भी जो है ये भी पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। प्रोविडेंट फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड ये भी जो है पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। सरकार जो है इसके लिए पहले कुछ व्यय करती है, खर्च करती है, मतलब ये इससे पूंजी का निर्माण होता है, इसलिए इसको पूंजीगत प्राप्तियां करते हैं। तो समझ में आ गया राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां क्या हो रहा है। तो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत इतना करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत इतना करोड़ जो है सरकार खर्च करेगी। अब आते हैं हम लोग प्राप्त हुआ है। अब खर्च की बात करते हैं हम लोग कि सरकार जो है खर्च किन किन क्षेत्रों में करती है। तो सरकार भी जो खर्च करती है ये पूंजी राजस्व खर्च करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो राजस्व खर्च क्या होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। राजस्व खर्च के अंतर्गत होता है योजनागत खर्च और गैर योजनागत खर्च। योजनागत खर्च इसका अर्थ हो गया कि सरकार जो है एक योजना बनाकर, या कहें इस तरह की जो योजना आयोग था पहले, वर्तमान में नीति आयोग है, ये जो है एक योजना बनाती है और उसके अंतर्गत बजट में जो है प्रावधान करती है किस राज्य को कितना जो है ये दिया जाए, और एक पंचवर्षीय योजना के तहत जो व्यय करती है वो जो है राजस्व व्यय के योजनागत खर्च के अंतर्गत आता है। वहीं पर गैर योजनागत खर्च की बात करें तो गैर योजनागत खर्च में ब्याज अदायगी, जैसे किसी देश से जो है सरकार ने ब्याज पर धन लिया है, उसके बाद IMF से लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है, तो ये ब्याज अदायगी जो है योजनागत खर्च या योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। वहीं पर सब्सिडी जो है, सब्सिडी ये भी जो है आता है
गैर योजनागत, ये आप लोग याद कर लेंगे, ये बार बार पूछा गया है खास करके यूपी के एग्जामों में कि जो सब्सिडियां है ये किस वे के अंतर्गत आता है। तो गैर योजनागत, जैसे कि सरकार जो है खाद पे सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी तो धन के रूप में खाद जो बनाती है कंपनियां या जो सरकार की ही इकाई है, तो उसको सब्सिडी कम दामों पर किसानों को खाद जो है प्रोवाइड करती है, लेकिन उसकी में सब्सिडी जो देती है वो सब्सिडी सरकार को उसकी भरपाई करना पड़ता है। तो सब्सिडी भी जो है गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। उसके बाद वेतन जो दिया जाता है वो भी गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। पेंशन जो है ये भी गैर योजनागत व्यय के आता है। और सुरक्षा से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं वो भी गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं पूंजीगत खर्च या पूंजीगत व्यय। जैसा कि हम ऊपर ही बताए हैं कि ऐसा व्यय जिससे कि पूंजी का निर्माण हो, ऐसा व्यय जिससे कि प्राप्तियों में पूंजी ये हो, तो उसको हम पूंजीगत प्राप्तियां कहते थे। तो वही पूंजीगत खर्च जो है वैसे खर्च को हम कहेंगे जिससे कि पूंजी का निर्माण हो। ये जो है याद रखेंगे, पूंजीगत व्यय या पूंजीगत खर्च ऐसे पूंजीगत निर्माण को कहेंगे जिससे कि पूंजी प्राप्तियों पर जो है वो खर्च हो। जैसे कि कोई राशि जो है ये पूंजीगत, यहाँ पर ये भी आपको बता दें, ये भी आप लोग जान लें कि पूंजीगत जो है खर्च या पूंजीगत व्यय, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पूंजीगत खर्च और पूंजीगत व्यय को दो भागों में बांटा गया है। ये है योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय या खर्च एक ही बात हुआ, व्यय इसमें बांटा गया। योजनागत व्यय की बात करें तो जो पूंजी प्राप्तियों के लिए योजना के अनुसार, जो पंचवर्षीय योजना उसके अनुसार जो खर्च होता है उसको पूंजी प्राप्तियों के लिए उसको योजनागत व्यय कहते हैं। वहीं पर जो खर्च गैर योजना, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि के लिए जो होता है उसको जो है गैर योजनागत व्यय कहा जाता है। अब पूंजी का निर्माण जो है कैसे होगा ये भी आप लोग जान लें। मान लीजिए सरकार जो है रेलवे पर खर्च कर रही है, रेल पर, सड़क पर, पुल बनाने पर, उद्योग स्थापना पर, इन सब पर जो है खर्च कर रही है। तो इन रेलवे से क्या होता है, फिर पूंजी प्राप्त होता है। सड़क पर टोल टैक्स लगता है, उससे फिर पूंजी जो है प्राप्त होता है। और जो उद्योग पर ये होता है उससे भी पूंजी प्राप्त होता है। तो पहले क्या होता है, सरकार को इस पर खर्च करना पड़ता है। तो इन मदों पर जो खर्च होता है उसको पूंजीगत खर्च बोला जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे फिर पूंजी का निर्माण हो रहा है। और इसी चीज को जो है पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत भी रखा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये इसको ऐसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि पूंजीगत नहीं, ये राजस्व में, जैसे कि सार्वजनिक, यहाँ सड़क पुल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है जो सार्वजनिक उद्योग है,
उद्योग है उससे जो प्राप्त होता है उसके बारे में बात हो रही है, वो भी राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत ही आता है। तो आपको राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च, ये अब समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, जिसको कि बार बार खास करके यूपी के एग्जामों में पूछा गया है। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, ये तीन जो है बार बार पूछा गया है और इन तीनों को जो है हम लोग देख लेते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजस्व घाटा के बारे में। राजस्व घाटा जो है उसको कहते हैं जब राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, मतलब राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व खर्च या राजस्व व्यय, तो इसको हम लोग बोलते हैं राजस्व घाटा। अगर मान लीजिए राजस्व प्राप्तियां जो है कम हो रही है और राजस्व व्यय जो है ये ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा हो जाएगा। तो राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय इक्वल टू राजस्व घाटा। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो राजस्व घाटा प्लस ब्याज भुगतान इक्वल टू होता है राजकोषीय घाटा। मान लीजिए कि राजस्व प्राप्तियां जो है 1 लाख रुपये है और राजस्व व्यय जो है 1,10,000 रुपये है, तो क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा हमको कितना लग रहा है, 10,000 रुपये लग रहा है। और ये राजस्व घाटा। अब जो है राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा कि ये तो 10,000 रुपये है ही, साथ ही साथ हम ब्याज अगर जो दे रहे हैं 5,000 रुपये, तो टोटल जो है राजकोषीय घाटा हो जाएगा 15,000। तो राजकोषीय घाटा होता है राजस्व घाटा प्लस ब्याज का भुगतान। इसी को जो है यूपी में पूछा गया था ऑप्शन में कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, निम्नलिखित में से उत्तर दें। तो राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय प्लस ब्याज भुगतान, एक ऑप्शन ये था। उसके बाद राजस्व प्राप्तियां प्लस राजस्व ब्याज, इस तरह से राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय माइनस ब्याज भुगतान, इस तरह से ऑप्शन था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय प्लस ब्याज भुगतान इक्वल टू राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्राथमिक घाटा क्या होता है। तो प्राथमिक घाटा होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो ये हो जाता है प्राथमिक घाटा। अब जो है 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.6% थी। राजकोषीय घाटा राजस्व घाटा 2.6% थी और प्राथमिक घाटा 2.0% थी। समझ में ये आ गया होगा।
फुल्ली। तो ये था जो है आपको ये टर्म जिसको कि याद रखना है, और ये बार बार टर्म आपको इकोनॉमी में भी आएगा, और जब भी प्रत्येक वर्ष बजट आएगा तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। अब वर्तमान संदर्भ में जो है चलते हैं। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। तो ये आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ये जो है आपको पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं, हम लोग वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है 16.13 लाख करोड़ जो है ये लगाया गया है। इस बार जो है जो 24-25 का बजट प्रस्तुत किया गया, इसमें 9 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे कि ये 9 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया। ये 9 प्राथमिकता कौन कौन सा है? तो पहला प्राथमिकता है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरा है रोजगार एवं कौशल। तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। चौथा है विनिर्माण एवं सेवाएं। पांचवा है शहरी विकास, और छठा है ऊर्जा संरक्षण। सातवां है अवसंरचना। आठवां है नवाचार अनुसंधान एवं विकास, और नवां है नई पीढ़ी के सुधार। ये जो है 9 प्राथमिकताएं हैं, और इन 9 प्राथमिकताओं को जो है मुख्य रूप से एक एक करके जो है हम लोग देखते हैं। अगर एक एक करके देखेंगे तो सबसे पहली प्राथमिकता इस बार के बजट में जो प्रस्तुत की गई है वो है कृषि क्षेत्र और उत्पादकता और लचीलेपन से संबंधित, और इसके तहत जो है कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, और किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्मों को जो है जारी किया जाएगा, ये कहा गया है। हालांकि ये करंट अफेयर्स में आप बता चुके हैं, ये जारी किया जा चुका है प्रधानमंत्री द्वारा। आगे जो है इंपॉर्टेंट तथ्य हम देखते हैं, रोजगार कौशल प्रशिक्षण के लिए, जो कि दूसरी प्राथमिकता है। सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए जो 3 योजनाओं को लागू करेगी। ये योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो योजना को पहली बार रोजगार पाने वाले, योजना ख विनिर्माण में रोजगार सृजन, और योजना ग नियोक्ता में मदद। तो ये ज्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है, पूछेगा भी नहीं। आगे देखते हैं, ये जो है ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बिहार का कोई एग्जाम देंगे तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्राथमिकता 3 जिसमें कि समावेशी मानव संसाधन और विकास और सामाजिक न्याय की बात कही गई है। इसके तहत जो है मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में अवसंरचना के विकास की बात कही गई है। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की गई है। और इसके तहत अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारा के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। तो बिहार में कहाँ औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा? तो गया में। ये आप लोग याद कर लेंगे। और 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में नए अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। तो ये डाटा भी याद रखेंगे, बिहार इस तरह के एग्जाम में पूछ लेते हैं डाटा। तो ये निर्माण जो अवसंरचना किया जाएगा, इसके तहत पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। दूसरे में बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। तीसरे में बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजना का विकास किया जाएगा। और
साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाली एक अतिरिक्त पुल का निर्माण जो है किया जाएगा। उसके साथ ही साथ 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजना आरंभ की जाएगी, जिसमें पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये आप लोग अभी ही याद कर लेंगे कि बिहार में कहां पर जो है में विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा, पीरपैंती में। और ये पीरपैंती किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे। भागलपुर जिले में पीरपैंती पड़ता है। अब आगे जो है आंध्र प्रदेश में भी वहां के नए जो राजधानी है उसके बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का जो है खर्च किया जाएगा। इसी के अंतर्गत साथ ही विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा जो है इसका भी निर्माण किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र, जो कि चौथी प्राथमिकता है। इसके अंतर्गत एमएसएमई को के लिए ऋण गारंटी जो है ये दिया जाएगा और प्रत्येक आवेदक पर 100 करोड़ रुपए का गारंटी दिया जाएगा, ये भी जो है इसमें कहा गया है। साथ ही मुद्रा लोन को भी जो है ये मुद्रा लोन जो कि सरकार द्वारा पूर्व में ही चालू किया गया था, इसके अंतर्गत मुद्रा ऋणों की सीमा को उनकी उद्यमियों के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, जरूर आप लोग याद रखेंगे। और खरीदारों को ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 रुपए जो है 250 करोड़ कर दिया गया है। अब जो है अगला इंपॉर्टेंट जो कि 5वां प्राथमिकता है, टोटल 9 प्राथमिकताएं हैं इस बजट में, तो आप लोग ये भी ध्यान में जरूर रखेंगे। 5वीं प्राथमिकताओं में जो है ये 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्त पोषण की जो है बात कही गई है। वहीं 6ठी प्राथमिकता के अंतर्गत जो है ये कहा गया है अंतरिम बजट में कि 1 करोड़ घरों को प्रति माह जो है 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो है शुभारंभ किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये जो है प्रत्येक जो है रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने से संबंधित है, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। विद्युत भंडारण के लिए पंप्ड स्टोरेज परियोजना को बढ़ावा देने की नीति भी इस 6ठे प्राथमिकता में कही गई है। अगला प्राथमिकता है 7वां प्राथमिकता जो कि अवसंरचना से संबंधित है। अवसंरचना से संबंधित जो आपको जो इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना है यह कि बिहार में कोसी मेची जो है बिहार की एक नदी है। कोसी मेची अंतरराज्य लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की जो है सहायता देने की बात की गई है। तो ये उसके बाद जो है अवसंरचना में विष्णुपद मंदिर गलियारा, ये जो है गया में है विष्णुपद मंदिर, ये याद रखेंगे। और महाबोधि मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर बोध गया में है, ये भी याद रखेंगे। गया से जो है करीब 15-20 किलोमीटर दूर है बोध गया। तो ये जो है ये ऑप्शन 7वीं प्राथमिकता के अंतर्गत रखा गया है। वहीं 8वीं प्राथमिकता के अंतर्गत नवाचार अनुसंधान एवं विकास को जो है रखा गया है और इसमें जो है कहा गया है कि नवाचार और अनुसंधान, मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी। अगला जो है 9वां प्राथमिकता है नई और अगली पीढ़ी में जो है सुधार, और इसके लिए भूमि का रजिस्ट्री की स्थापना, कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना, कृषक को संवर्गीय मानचित्र और डिजिटलीकरण जो है उस पर बढ़ावा देना, ये सब जो है बात कही गई है।
ये तो रहा कि किन किन मुद्दों पर किया गया है, लेकिन कुछ अब कर और टैक्स में क्या जो है सुधार किए गए, क्या छूट दिए गए हैं, उसके बारे में जो है हम लोग जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है कि औषधियों, कैंसर की 3 दवाई ट्रेस्टुजुमाब और डीरुक्सटिकेन और ओसिम्टिनिब और डुरालुमेब की सीमा शुल्क पूरी तरह जो है इन दवाइयों की सीमा शुल्क जो है कम कर दिया गया है। उसके बाद मोबाइल फोन और संबंधित पुर्जे पर जो है सीमा शुल्क 15% कर दिया गया है। कीमती धातु सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया और प्लेटिनम पर 6.4% जो है कर दिया गया है। ये आप लोग टैक्स के बारे में जान लें। यहाँ पर एक और चीज बता दें कि दूरसंचार उपकरण, विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण में PCBA पर BCD को 10% से बढ़ाकर 15% जो है कर दिया गया है। सौर ऊर्जा, सोलर सेल और पैनल के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से जो है बाहर रखा गया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है ये कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स स्लैब में जो है 0 से 3 लाख रुपये तक को कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10% 10 से 12 15%, 12 से 15 20% और 15 से अधिक 15 लाख से अधिक जो है उसको 30% जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो है ये था। एक और इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि बिहार में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि खर्च जो है किन मदों पर किया गया है, तो रक्षा मदों पर जो है ये किया गया है 4,54,773 करोड़। वहीं पर देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2,05,250 करोड़, मनरेगा पर 86,000 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर जो है 60,000 करोड़ का खर्च किया गया है। जबकि शिक्षा पर जो है 1,25,638 करोड़ का जो है खर्च किया गया है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। डेली करंट अफेयर्स जो है ये कल हम आपको कर देंगे, आज वाला भी। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।